हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा और फिजिक्स में हमारा लेसन 1 चल रहा था, तो उसका ये तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम को कंप्लीट कराएंगे और कूलाम्स के नियम से रिलेटेड काफ़ी सारी छोटी छोटी बातों को भी हम सीखेंगे इस वीडियो में। ओके, स्टार्ट करते हैं। कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ पहले सीखिए। सबसे पहली चीज, 1 नंबर में कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है कि बिंदु आवेश क्या है। बिंदु आवेश की परिभाषा लिखिए या बिंदु आवेश को समझाइए। बिंदु आवेश क्या है? जैसे कि मान लीजिए भाई, कोई भी वस्तु ऐसे समझो, पहले थोड़ा सा एक दैनिक उदाहरण में आपको समझाऊं। फुटबॉल समझते हो? फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है। अब ये फुटबॉल अपने आप में क्या होती है? बहुत बड़ी गेंद होती है। नॉर्मली क्रिकेट की गेंद है और ये फुटबॉल है ना। तो फुटबॉल अपने आप में बड़ी गेंद है, लेकिन जब हम फुटबॉल से मैदान में खेलेंगे, यानी मैदान काफ़ी बड़ा है और फुटबॉल को जब खेलेंगे और यदि हम ऊपर से वीडियो को शूट करें तो फुटबॉल क्या एक बिंदु की तरह दिखाई देगी और वो जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के पैर पर फुटबॉल यहाँ पर गई तो एक बिंदु से इंडिकेट कर देंगे फुटबॉल को इस पूरे मैदान में। ठीक है, मैदान में ये क्या है? फुटबॉल यहाँ पर है, इस बिंदु पर है, इस बिंदु पर है। लेकिन फुटबॉल के हम आकार के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फुटबॉल का आकार उस मैदान के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, अति सूक्ष्म है, एक नगण्य है, तो हम उसको पॉइंट मान लेंगे। तो वो क्या बिंदु, जो फुटबॉल है वो क्या कहलाएगी? एक प्रकार से मास पॉइंट कहलाएगा, यानी कि एक बिंदु मास कहलाएगा। उसी तरह से कोई यदि 2 आवेश हैं, यदि मैं कह रहा हूँ 2 आवेश हैं, एक ये आवेश है और एक ये आवेश है, और ये एक दूसरे से, यानी इनका आकार इस दूरी की अपेक्षा, यानी इन दोनों के बीच की दूरी की अपेक्षा इनका आकार कितना है? बहुत छोटा है। तब हम इन्हीं वस्तुओं को या इन्हीं आवेशों को हम बिंदु आवेश कहेंगे। समझ में आ गई बात? यानी कि बिंदु आवेश क्या है कि 2 आवेशित वस्तुएं, यानी एक ये आवेशित वस्तु है, एक ये है, 2 वस्तुएं ये ए और बी। अब इनका आकार छोटा है, बहुत छोटा है, सूक्ष्म है, और ये एक दूसरे से बहुत बड़ी दूरी पर रखी हुई हैं। तो मतलब क्या है कि इस दूरी की अपेक्षा, इस दूरी के कंपैरिजन में इन वस्तुओं का आकार बहुत छोटा है, अति सूक्ष्म, यानी नगण्य, 0 के लगभग बराबर है। तब हम बोलेंगे कि ये दोनों वस्तुओं एक बिंदु आवेश हैं या बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेंगी। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है, तो इसीलिए परिभाषा क्या लिखी है? यदि 2 आवेशित वस्तुओं का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में अति सूक्ष्म, ब्रैकेट में डालना चाहो तो नगण्य भी लिख सकते हो, अति सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटा, बहुत कम है, तो उन्हें हम बिंदु आवेश कह सकते हैं। तब हम उन वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? बिंदु आवेश कहेंगे। बिंदु आवेश का मतलब समझ में आया? क्योंकि ये नियम बिंदु आवेश से रिलेटेड है, इसलिए मैं इन चीज़ों की चर्चा कर रहा हूँ। ठीक, चलिएगा, बिंदु आवेश आपको समझ में आ गया। आगे की बात करते हैं, सीधी सीधी बात। अब भाई साहब, एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे कूलाम, ठीक है। इन्होंने आवेशों को स्टडी किया। अब तक हम आवेश के बारे में 2 वीडियो पहले दे चुके हैं। आवेश के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी किया और स्टडी करने के बाद इन्होंने पाया, क्या पाया? देखिए, पहली चीज़ तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ समझो ज़रा, 2 चीज़ मैं आपको बता दूं। ये नियम पढ़ाने से पहले आपको 2 चीज़ और मैं आपको बता दूं, पहले सीख लो। 2 चीज़ कौन सी बात? कि ये आवेश हैं, आवेश, जैसे कि एक ये आवेश है, एक ये आवेश है। यदि ये दोनों आवेश प्लस प्लस हैं तो इनके बीच में कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा। कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण का। यदि माइनस माइनस है तो भी इनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगेगा। यानी एक जैसे आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है, यानी समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण का। यदि ये पॉजिटिव है और यदि ये नेगेटिव है तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा? आकर्षण का। ठीक है, आकर्षण का बल लगेगा। या ये नेगेटिव है और ये यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में क्या लगता है? आकर्षण का बल लगता है। ये चीज सीख गए? ओके, दिमाग में रखना ये चीज। अब अपनी बात पर आते हैं फिर से। कौन सी बात पर? और एक चीज और सीखो। यदि मैं कह रहा हूं, देखो 3 रिलेशन होते हैं। एक होता है आपका समानुपाती, ठीक है, और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती।
समानुपाती। ठीक है, अब समानुपाती का भी एक दूसरे नाम से बोल रहे हम नॉर्मली अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से समझो होता क्या है। बेसिकली इन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हम वो चीज़ हम नहीं पढ़ रहे, हम सीधे सीधे चीज़ों पर आते हैं। ये नियम इतना आसान, इतना लल्लन टॉप हो जाएगा, बस दो बातें और सीखो पहले ये नियम पढ़ने से पहले। पहली बात क्या, यदि मैं कह रहा हूं इसका मतलब क्या है, पढ़ने का तरीका सीखो। इसका मतलब है P Y के समानुपाती है। क्या P Y के समानुपाती है। और यदि मैं ऐसा लिखा हुआ देखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है P Y के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, P Y के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये इसका रिलेशन का संबंध ये है कि जैसे जैसे y का मान बढ़ेगा वैसे वैसे p का मान भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे y का मान बढ़ेगा वैसे वैसे p का मान घटेगा। ओके, एक चीज और सीखो, यदि मैं कह रहा हूं x समानुपाती a एंड b, तो इसका मतलब क्या है, a और b, इसका मतलब ये है कि x a और b के गुणनफल। इसका डॉट का मतलब क्या है, इस डॉट का मतलब होता है, डॉट लगा दो या हम ऐसे लिख दें, तो इन दोनों का मतलब होता है गुणनफल। इन दोनों का मतलब क्या होता है, गुणनफल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है x a और b के गुणनफल के समानुपाती है। इसका मतलब क्या हो गया, समानुपाती। ठीक है, ये नियम बहुत ईजी हो जाएगा, ये चीज सीख गए तो। ठीक है, और इसका मतलब ये कह रहा हूं x और ये मैं कह रहा हूं a स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि x a स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, मैं कह रहा हूं x a स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका स्क्वायर का मतलब वर्ग है। ठीक है, सिंपल सी बात है, a के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, x a के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ये दो चीज सीख गए तो बस बाकी नियम अपने आप समझ में आ जाएगा अब। ठीक है, अब देखिए कूलाम भाई साहब फ्रांस के वैज्ञानिक थे। 1785 में आवेशों के संबंध में इन्होंने एक नियम दिया। क्या नियम दिया था, बोर्ड पर देखिए, नजरें झुटा लो। इन्होंने नियम दिया कि यदि दो आवेश हैं, कोई Q1 और Q2 दो आवेश हैं और दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, दो आवेश हैं, दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो हो सकता है कि दोनों प्लस प्लस होंगे तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और हो सकता है कि ये माइनस और ये प्लस है तो इनके बीच में आकर्षण लगेगा। तो इन्होंने सीधे सीधे एक ही बात में खत्म कर दी कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। गुणनफल मैंने समझाया था कि इन दोनों आवेशों का गुणनफल मतलब क्या है, Q1 इंटू Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा यह बल यानी कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहली बात क्या बोली और दूसरी बात क्या बोली, हो गया ना, हो गया याद। नियम देखो क्लियरली हो गया याद। क्या था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर बिंदु आवेश का मतलब भी समझाऊंगा मैं। बिंदु आवेश तो सीख गए, स्थिर का मतलब दोनों रुके हुए हैं स्थिर अवस्था में, एक यहां पर है एक यहां पर, बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, या सीधे सीधे एक वर्ड में बोल सकते हैं हम विद्युत बल। लगने वाला, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही है। ठीक है, इसी को कूलाम का नियम कहते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब इसके बाद में नोट करके नीचे करके नोट करके जरूर लिखनी है, एक बात जरूर नोट करके लिखनी है।
यह बल दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। एक चीज याद कर लीजिए, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यानी दोनों आवेशों को, जैसे एक आवेश यहां पर रखा है, एक आवेश यहां पर रखा है, दोनों आवेशों के बीच जो मिलाने वाली रेखा है, इनके अनुदिश कार्य करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिएगा, अब ये समझ में आ गया कि दो आवेश हैं, उनके बीच में जो वैद्युत बल है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को हम मिला देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, दोनों को मिला देंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, इस तरह से, ये Q1 Q2 ऊपर आ गया और नीचे R² आ गया। दोनों समीकरणों को हमने मिला दिया, ठीक है। अब हमने क्या बताया था, इस चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर एक नियतांक हम सबसे पहले क्या है, एक कोई भी, यानी कि यहाँ पर एक हमने क्या कर दिया, इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर एक बराबर आ जाएगा और हम यहाँ पर एक नियतांक जोड़ दे रहे हैं। तो ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पर हमने एक, सबसे पहले हमने क्या जोड़ दिया, ये KE जोड़ दिया, क्या, ठीक है। या फिर कूलाम्स लॉ का नियतांक मान लीजिए, कूलाम्स लॉ का नियतांक, ठीक है। तो ये हमने KC जोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप सीधे सीधे यहाँ पर एक नियतांक पहले आप K मान लो नॉर्मली, ठीक है, स्मॉल K मान लिया, ठीक है। और Q1 Q2 अपॉन R², ऐसे लिख दो, ठीक है। और लिख दो नीचे, जहाँ स्मॉल K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है। ये अनुक्रमानुपाती एक नियतांक बोल दिया हमने K, ठीक है। जब हम कूलाम्स लॉ को पढ़ते हैं तो कूलाम्स ने अपने प्रयोगों के आधार पर इसका मान सिद्ध किया था। इसका मान K का मान, क्योंकि नियतांक होता है तो नियतांक का मान एक फिक्स होता है, तो कूलाम्स ने प्रयोगों के आधार पर एक मान निकाला था इसका। तो ये जो मान था इस K का मान, तो ये जो K है इसका मान कितना बैठा था, इसका मान बैठा था 9 गुणा 10 की पावर 9, इतना बैठा था, ठीक है। और इसका मात्रक भी था। इसका मात्रक क्या था, इसका मात्रक था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये इसका मान था। और यही K को, यही वैल्यू, ये इतना मान किसके बराबर होता है, यही मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मात्रक भी यही होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कूलाम्स के नियम में जो ये नियतांक जो होता है, तो हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R², ये हो गया। अब लिख देंगे जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है, ठीक है, एक नियतांक है जिसे कूलाम्स नियम का नियतांक कहते हैं या जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। यही नियतांक बन गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई। जब इसको आप सिद्ध भी कर सकते हो, क्यों, जहां पर, अब ये भी लिख दो, जहां एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता होती है, विद्युतशीलता होती है। इस एप्सिलॉन 0 को क्या बोलते हैं हम, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। इसका भी मान होता है, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 है, इसका मान होता है। और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या हो गया, 8.85 गुणा 10 की पावर -12 है,
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका, और ये जो बल आया था, ये बल को हम न्यूटन में ही लिखेंगे, ठीक है, इस बल को हम न्यूटन में ही लिखेंगे। तो भैया सीख गए। तो कूलाम्स नियम का, ये कूलाम्स नियम क्या है, ये आ गया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स में ये वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। ये कब की बात है, जब ये दोनों आवेश स्वतंत्र रखे हुए हैं। अब कंडीशन बनती है एक कंडीशन क्या बनती है, मान लीजिए इन दोनों आवेशों के बीच में हम क्या रख दें, मोम रख दें, कांच रख दें, कागज रख दें, यानी कोई भी एक परावैद्युत पदार्थ रख दें, ठीक है। तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल पड़ जाएगा। समझो कि दो चुंबक हैं, उनके बीच में कोई पदार्थ लगा देंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, लेकिन उन पर इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ जाएगा। तो ऐसे इन दोनों आवेशों के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, इन मार्करों को रख दूं, तो इन दोनों पर जो बल लगेगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ जाएगा, ठीक है। तो वो इफेक्ट कितना पड़ेगा वो भी सीखो, ठीक है। और चलो पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से सीखते हैं, पहले मिटा दूं इसको, ठीक है। ये सारे नोट्सों में मिल जाएगी ये सारी चीज़, ठीक है। सीख लो बस, नोट्सों में ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमने क्या सिखा रहे थे आपको, कि यदि आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, जैसे कि अब्रक है, कांच है, मोम है, इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ से लिख दे रहे, नोट करके लिखेंगे उसी के नीचे, ठीक है। उससे आगे की बातें नोट करके, माना आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच, मोम, अब्रक आदि, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच, मोम, अब्रक आदि रख दें तो वैद्युत बल क्या हो जाएगा, जब कोई परावैद्युत पदार्थ हम रख देंगे तो वैद्युत बल आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे आ जाएगा K, और ये आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। याद रखिएगा ये स्मॉल k नहीं है, ये नियतांक नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, जहाँ K जो पदार्थ उनके बीच में रखा हुआ है, यानी कि ये आवेश थे ना Q1 और ये Q2 जो आवेश थे, इनके बीच में हमने कौन सा पदार्थ रखा है, उस पदार्थ का परावैद्युतांक है K का मान। K क्या है, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, ठीक है। ये K क्या है, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। ये परावैद्युतांक फिक्स होता है, हर वस्तु का फिक्स होता है, ठीक है। धातुओं के लिए परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, यानी धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होना है, अनंत माना जाता है। कितना माना जाता है, अनंत। तो इसके बीच में यदि कोई धातु रख देंगे तो समझ लो क्या हो जाएगा, जब किसी वस्तु में जब अनंत, नीचे अनंत आ जाएगा, मतलब अनंत का यदि भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या धातु नहीं रखेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। और यदि कोई पूछ ले आपसे धातु रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत। इसका क्या मान हो जाएगा, अनंत। परावैद्युतांक का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ तक सीख गए आप। तो यदि कोई पदार्थ रखा हुआ है तो फॉर्मूला क्या बनता है, ये बनेगा, ठीक है। ओके, ये हो गया। कुछ चीजें यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। किसी वस्तु का परावैद्युतांक, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, पदार्थ लिख दे रहा हूँ, पदार्थ, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ परावैद्युतांक। हालांकि ये चीज, ये आपको क्या है कि जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो दिया होता है कि कोई ऐसा पदार्थ रख दें जिसका परावैद्युतांक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। लेकिन मैं कुछ पदार्थ आपको बता दे रहा हूं जो चीज़ आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दो तीन पदार्थ दूंगा जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे कि आपका अंबर है, अंबर का परावैद्युतांक 2.8, ठीक है। एबोनाइट का 2.8। कांच का परावैद्युतांक 5 से 10 के बीच में होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का 1.0000 और 0007 माना जाता है, और वायु का 1.000000 मतलब 1 ही मान लो लगभग, ठीक है। इसका ऐसे करके 5 माना जाता है, तो लगभग आप क्या मान सकते हो इसको 1 मान लो सीधे सीधे। वायु का एग्जैक्टली आप 1 मान लीजिएगा, ठीक है। ये बस और कोई नहीं है, ठीक है। और 2-3 और लिख लो, चलो 2-3 और मैं आपको बता दे रहा हूँ। इतना काफ़ी है। शुद्ध पानी का ये कंपटीशन में पूछ सकता है। शुद्ध पानी का 80 माना जाएगा। और एक चीज़ लिख दीजिए, कोई भी धातु है, कोई भी धातु है, धातु के लिए अनंत। तो दो चीज़ 3 चीज़ का मान जरूर याद कर लीजिए, 1 2 3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी क्या है आपसे कॉम्पिटिटिव में पूछ सकता है कि भैया वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, वायु का परावैद्युतांक कितना होता है 1, ठीक है। आपसे पूछ ले शुद्ध पानी का, शुद्ध पानी तो मैंने लिखा ही नहीं, शुद्ध जल का परावैद्युतांक 80, और धातुओं का कोई भी धातु है, धातु का परावैद्युतांक कितना माना जाता है, अनंत, ठीक है। ये चीज लर्न कर लीजिएगा बस, बाकी इतने की ये कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल आएगा जब आपसे ये पूछ लेगा, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज, इंपोर्टेंट चीज, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे समझ लो, एक भाषा में समझो तो वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का सामान्यतः जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जैसे कि कांच हो गया, मोम हो गया, अबरक हो गया, लकड़ी हो गई, है क्या है, इनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन हम साइंटिफिक तरीके से इसकी परिभाषा लिखेंगे तो कैसे, विद्युत धारा का प्रवाह किस चीज से नहीं होता, जिसमें चालन इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, यानी सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ जुड़े हुए होते हैं एक आकर्षण बल के द्वारा। उसमें क्या होता है, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उनको हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। या एक और परिभाषा, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता से बंधे होते हैं, उन्हें हम परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। कांच, मोम, अबरक, ठीक है। चलिए अब बात आ जाती है कि परावैद्युतांक की परिभाषा। परावैद्युतांक की परिभाषा देखो, ये परिभाषा कैसे बनेगी, जरा इस चीज को भी सीखो। अभी अभी हमने सीखा था कि जो वायु में लगने वाला विद्युत बल कितना था, ऐसे समझ लो 1/4πε0 Q1 Q2/r², यही आया था। इससे पहले सीखा था वायु में। जब कोई उनके बीच में कोई पदार्थ रख दिया तब उनके बीच में विद्युत बल कितना लगा था। यदि कोई माध्यम में, यानी किसी एक ऐसे माध्यम में जहां पर मान लीजिए अबरक रख दूं, पानी रख दूं, या मैं कांच रख दूं, मोम रख दूं, इन आवेशों को, एक आवेश ये दूसरा आवेश, इन आवेशों को मैं किसमें, इनके बीच में क्या रख दूं, कोई माध्यम रख दूं, ठीक है। जैसे कांच, वायु या मोम, अबरक, कुछ भी रख दूं, ठीक है। तो अब मैं कोई माध्यम रख दे रहा हूं, तो माध्यम में, किसी भी माध्यम में बात करी जाए तो इनका बल, मान लीजिए ये हमने क्या मान लिया, वायु का बल F मान लिया, तो इसको मैं क्या मान ले रहा हूं, F डैश मान ले रहा हूं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1/4πε0 और ये K मान लिया, Q1 Q2/r², ठीक है। यहां पर क्या आ गया, एक्स्ट्रा K आ गया। वायु में K की जगह पर क्या बताया था, वायु में K की जगह पर 1, ठीक है, क्योंकि वायु के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है, ठीक है। ये भी चीज सीख गए हम। अब हमको परिभाषा बनानी है परावैद्युतांक की। परावैद्युतांक की परिभाषा बनेगी तो परावैद्युतांक की परिभाषा ऐसे होगी कि देखिएगा, ऐसे समझ लीजिए, परावैद्युतांक की एक परिभाषा बनेगी, इसको मैं E∈R से प्रदर्शित करूंगा। और इसकी परिभाषा देखो एक सूत्र के माध्यम से सीख लो, क्या है, निर्वात अथवा वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, और नीचे लिख दो माध्यम में दो आवेशों के बीच
लगने वाला बल, मतलब क्या हो गया, ऊपर क्या है, निर्वात अथवा वायु में लगने वाला बल F है, और नीचे क्या है आपका निर्वात, उसमें माध्यम में लगने वाला बल क्या है, F डैश है। तो मतलब क्या होगी परिभाषा कि निर्वात अथवा वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा माध्यम, किसी माध्यम में उन्हीं दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को, बट्टे का मतलब क्या है, ऊपर बट्टा लग रहा है, मतलब अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक, निर्वात अथवा वायु में लगने वाले बल, यानी निर्वात अथवा वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को हम उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा परावैद्युतांक, क्योंकि ये के आना चाहिए, देखो के आ जाएगा, इस ये फॉर्मूला रखेंगे, ये दोनों की दोनों ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो ये है 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन 0 से 1/4 एप्सिलॉन 0 पूरा कट जाएगा, Q1 Q2 से ये कट जाएगा, आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर। मतलब ये है कि भाई देखो जरा, इस पूरे से ये पूरा का पूरा कट गया, इस पूरे से ये पूरा का पूरा कट गया, तो नीचे यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ई आर एप्सिलॉन आर बराबर, ये ऊपर तो कितना बचा, 1 बचा, और नीचे क्या 1/k बचा, और ये k ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया ना, आ गया, यही हमको तो k ही यही तो लेकर आना था, k क्या है, परावैद्युतांक k मान लिया। ठीक है, चलिएगा, एक परिभाषा तो ये हो गई कि निर्वात अथवा वायु में लगने वाले वैद्युत बल तथा माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, पहली परिभाषा। एक परिभाषा ये है, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता और वायु अथवा निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। यानी कि ये क्या है, माध्यम की, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को हम किसी उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ये हो गया, तो ये भी परिभाषा है। ये परिभाषा कैसे आती है वो भी सीख लो। ठीक है, ये परिभाषा कैसे आएगी, देखो मैं आपको बता दूं, इस परिभाषा के स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लो बस। ठीक है, ये परिभाषा कैसे आएगी, ऐसे समझो, ये चीज़ वो यहीं से आएगी कि हमने क्या बोला है, यदि हम दो तरीके होते हैं कि भैया वायु में विद्युतशीलता हमने एप्सिलॉन ले ली, और हमने ले ली माध्यम की विद्युतशीलता, हम क्या ले रहे हैं, हम माध्यम की विद्युतशीलता हम ये ले रहे हैं, एप्सिलॉन ले रहे हैं। एप्सिलॉन ले लेंगे तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, के का फॉर्मूला क्या था, परावैद्युतांक का फॉर्मूला था कि भाई हमारे पास में ये फॉर्मूला था कि नॉर्मली के बराबर, या इसको ई आर बोल दीजिए, इसका फॉर्मूला था एफ बट्टे एफ डैश ये था। ठीक है, तो क्या है, एफ के वैल्यू कितनी है, 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे क्या 1/4 एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये अब यहाँ पे हम के नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता ही हमने ये माध्यम वाली मान ली है, तो फिर यहाँ पे के लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अपने आप में ही ये है। क्यों, क्योंकि माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान ही क्या होता है, के एप्सिलॉन 0, तो के एप्सिलॉन 0 की जगह पर हमने सीधे सीधे ये लगा दिया। ठीक है, काम खत्म। तो इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, और Q1 Q2 से Q1 Q2 ये पूरा कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, सॉरी ये कटेगा नहीं, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, 1/एप्सिलॉन बचेगा, यहाँ पर नीचे 1/एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 0, देखिए ये एप्सिलॉन बचा, यहाँ से देखो एक बार और फिर से सीख लो, ये देखिए ये बचाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन 0, सॉरी यहाँ पे बचेगा एप्सिलॉन, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, वायु वाला ये और माध्यम वाला ये। अब होगा क्या, इस पूरे से ये पूरा सेम है, ये पूरा कट गया,
4 पाई से ये 4 पाई नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1/ε0, नीचे बचेगा 1/ε। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, तो ε/ε0 आ जाएगा। और ये क्या चल रहा था, के बराबर, तो ये आ गया। ये क्या है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये क्या है, वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो दोनों परिभाषाएं हो गई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। कूलॉम्स के नियम की कुछ सीमाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। पहले सीमाएं सीखो। क्या है सीमाएं, कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। क्या, केवल बिंदु आवेशों के बीच ही ये कार्य कर सकता है और किसी के लिए कार्य नहीं करता है, पहली बात। फिर दूसरी लिमिट ये हो गई कि यह अधिक दूरियों के लिए सत्य नहीं है। जैसे कि यहां से चंद्रमा तक की दूरी, यानी एक आवेश यहां पर रख दें, एक आवेश चंद्रमा पर रख दें, हैं, तो मतलब उनके बीच में ये नियम नहीं लग सकते, यानी कि अधिक दूरी पर ये नियम कार्य नहीं करता है, केवल छोटी दूरियों पर कार्य करता है। ठीक है। और एक ये भी है कि ये सार्वत्रिक नियम नहीं है, यानी कि जैसे गुरुत्वाकर्षण प्रत्येक वस्तु पर लगता है, तो ये प्रत्येक आवेश पर भी नहीं लग सकता, यानी सार्वत्रिक नियम नहीं है। वैसे यहां से पता चल रहा है कि ये अधिक दूरियों के लिए सत्य नहीं है, तो मतलब सार्वत्रिक नहीं है। सबसे चीज बड़ी बात क्या है कि ये नियम अधिक दूरियों पर नहीं लगता है, छोटी दूरियों पर लगता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल सूक्ष्म दूरियों पर लगेगा, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर दूरी से कम दूरी पर, यानी कि इससे कम दूरियों पर यह नियम सत्य नहीं होता। यानी कि हम बात करें नाभिक के आसपास की बात करेंगे तो वहां पर यह नियम नहीं लगता है, नाभिक के अंदर करेंगे तो वहां पर भी यह नियम नहीं लगता, क्योंकि वहां पर नाभिकीय बल की महत्वता ज्यादा रहती है, नाभिकीय बल वहां पर लगते हैं, तो इसलिए ये अनुप्रयोग माना जाता है, यानी अनुपयोग माना जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये इतनी भी छोटी दूरियों पर नहीं लगता जहां पर नाभिक में पहुंच जाए, परमाणु के अंदर नाभिक में घुस जाए, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर से कम की दूरियों पर भी ये नहीं लगता, यानी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरी पर यह नियम लगता है। और उससे यहां से लेके हम बात करने लगे पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी, वहां पर भी नहीं लगता, यानी कि एक लिमिट के बीच में लगता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये नियम ना तो ज्यादा बड़ी दूरियों पर लगता है, ना ही अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर लगता है, एक मिड दूरी पर लगता है। ठीक है, चलिएगा इसकी कुछ ये नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है। कंपिटेटिव के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये। न्यूटन का कूलॉम का नियम न्यूटन के किस नियम का पालन करता है, तो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। फिर अगला, यह नियम केंद्रीय बलों की व्यक्त करता है, यानी केंद्रीय बलों की व्याख्या करता है, केंद्रीय बलों को व्यक्त करता है, केंद्रीय बलों के नियम का पालन करता है। ये यानी कि ये कूलॉम का नियम, यानी ऐसे समझ लो स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम के नियम का वही महत्व होता है जो यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का महत्व होता है। यानी कि मैकेनिक्स में हर जगह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लगता है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हर जगह न्यूटन का नियम लगेगा। बड़े से बड़ा डेरिवेशन करोगे तो वहां पे न्यूटन के कूलॉम के नियम से ही प्राप्त करोगे। अभी देखोगे आने वाले 4-5 चैप्टर हैं, शुरू के 4 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं, उसमें हर डेरिवेशन में कूलॉम्स का नियम लगेगा। जिस तरह से मैकेनिक्स में हर जगह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लगता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स का नियम कार्य करता है, कूलॉम का नियम की महत्वता होती है। आगे, यह नियम व्युत्क्रम वर्ग के कूलॉम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। क्योंकि देखिएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम भी क्या था, ये था m1 या F बराबर G m1 m2 अपॉन r², और ये वाला नियम है F बराबर 1/4πε0। ये तो एक नियतांक रहा Q1 Q2 अपॉन r²। ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ठीक है, ये तो इसके लिए रही। ठीक है, कुछ क्या है,
आपका ये नियम तो वैसे यहीं तक है, यहीं तक खत्म हो जाएगा। बाकी और बाकी चीज़ें कूलम्ब्स के नियम की गुरुत्वाकर्षण नियम से भी तुलना आगे करेंगे, ठीक है, तुलना भी करेंगे। ठीक, तो तुलना चलो अभी कर दे रहे हैं, ठीक है, तुलना भी कर लो साथ के साथ।